नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का इतिहास का जो भाग है वो आज इसमें आखिरी चैप्टर है और ये है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। देखिए, इस चैप्टर में हम सामान्य रूप से जो मुगल काल जब कमज़ोर होने लगा तो उसके बाद भारत के जो अन्य राजपूत राजा थे और अन्य जो जातियां थी जो प्रभावशाली रूप से भारत के राजनीतिक क्षेत्र को उन्होंने प्रभावित किया, उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ नए राज्यों का भी उद्भव हुआ उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन क्या क्या हुए। औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए सैन्य और वित्तीय संसाधनों पर अधिक खर्च किया। यानी 1679 में जब वो दक्कन में गए, यानी दक्षिण भारत में उन्होंने अपने जो राज्य विस्तार किया, क्योंकि ये राजा बनने से पहले एक राजकुमार के रूप में भी दक्षिण भारत में इनको जिम्मेदारी मिली हुई थी, शाहजहाँ ने इनको दी थी। तो इनकी इच्छा थी कि मैं दक्षिण पे ज़्यादा प्रभाव स्थापित कर सकूं, क्योंकि दक्षिण का हिस्सा मुगलों से छूटा हुआ था जिस पर इनका अधिकार नहीं था। और इस कमी को पूरा करने के लिए औरंगजेब ने काफ़ी प्रयास किए और इन प्रयासों के दौरान देखिए सैन्य और वित्तीय इतने संसाधन खर्च हुए कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। हालांकि औरंगजेब स्वयं एक बहुत प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली शासक रहा। इसकी जब मृत्यु हुई 1707 में, तो इसके बाद जो भी शासक बने वो सारे कमज़ोर शासक हुए और उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया अन्य जातियों ने जो या अन्य छोटे राजाओं ने। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के समय उत्तरी व पश्चिमी भारत में अनेक हिस्सों में हुए जमींदार किसान आंदोलन ने इसको और अधिक गंभीर बना दिया। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली को लूट कर धन दौलत ले गया। यानी नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण यानी दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में, तो इसने दिल्ली को लूटा। देखिए, जो नादिर शाह का जो आक्रमण था वो बहुत ही भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा तो दिल्ली कमज़ोर हो गई और दिल्ली के अधीन जो अन्य राजपूत राज्य थे वो सब स्वतंत्र होने लग गए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अहमद शाह अब्दाली उसने 1748 में से लेकर 1761 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण करके भारत के राज्यों को लूटा और यहाँ से तख्ते ताउस मयूर सिंहासन भी लूट कर ले गया। ये मुगलों का जो राज सिंहासन था, शाहजहाँ ने बनवाया था। ये बहुत ही कीमती राज सिंहासन था, मयूर सिंहासन। ठीक है, इसका नाम था तख्ते ताउस। ठीक, इस मयूर सिंहासन का क्या नाम था? तख्ते ताउस। क्योंकि इस सिंहासन की जो बनावट थी मोर के गर्दन के समान थी, यानी मोर के जैसी थी, इसलिए इसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं, लेकिन बाकी इसका नाम था तख्ते ताउस। अभिजात वर्ग दो गुटों में बट गया, ईरानी और तुरानी। यानी जो मुगल काल में जो अभिजात वर्ग यानी जो अमीर वर्ग था या प्रभावशाली जो वर्ग था, जमींदार थे या सूबेदार जो थे, वो दो वर्गों में बट गए, ईरानी और तुरानी। तुरानी तो क्या होते थे? तुर्क मूल के थे और ईरानी ईरान मूल के मुस्लिम व्यक्ति थे। मुगल बादशाह इनके हाथों की कठपुतली बन गए। फर्रुखशियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 में इनकी हत्या कर दी गई। यानी देखिए, दो मुगल शासकों की हत्या कर दी गई, फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय की। अब ये मान के चलो, भारत के जब शासक की जब हत्या हो जाए तो अब आप समझ लिए कितना कमजोर शासन हो गया होगा। अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, इनको क्या किया? इनके अभिजात यानी इनके जो प्रभावशाली जो व्यक्ति थे उन्होंने इनको अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय, जब इस प्रकार से जब आप सोचिए मुगल शासकों को जब अंधा किया जाने लगा या मारा जाने लगा तो आप समझिए कितना कमजोर शासन हो गया था। अब जब कमजोर शासन होता है तो अड़ोस पड़ोस के जो छोटे जमींदार हैं, राजा, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और वे नए राज्य की स्थापना करते हैं। 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है: अवध, बंगाल
और हैदराबाद, यानी ये 3 परस्पर व्यापी समूह बांटे गए। पहले में अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये पहले मुगल प्रांत थे और बाद में ये जो शक्तिशाली वह काफी हद तक स्वतंत्र हो गए थे। यानी अवध, ध्यान दीजिएगा, अवध गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र अवध, और बंगाल और दक्षिण भारत का हैदराबाद, ये मुगल प्रांत थे। और ये मुगल प्रांत में जब यहाँ के जो जागीरदार या जमींदार जो सूबेदार वगैरह थे, वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में राजा कमजोर हो गए, उनका आधिपत्य नहीं रहा, और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना एक नया राज्य बना लिया। दूसरा, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। यानी मुगलों का जो शासनकाल था उसमें वतन जागीर यानी उनके अधीन रहते थे वो राजा, हालांकि उनको काफी हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी, ठीक है, और लेकिन अधीन किसके थे? मुगलों के थे। और तब इन्होंने अपने आप को मुगलों से भी स्वतंत्र घोषित कर लिया। और तीसरा प्रकार है राज्यों का, इसमें मराठों, सिखों व जाट राज्य आते थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। देखिए, मराठे, सिख और जाट, इन्होंने ये इनका कभी राज्य स्थापित नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी शक्ति से और अपने प्रभाव से और अपनी हौसला अफजाई से इन तीनों जातियों ने क्या किया कि मुगलों के क्षेत्रों को वापिस छीन करके अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। पुराने मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य देखिए, इसमें हमने पढ़ा था वो 3 जो राज्य थे उनके बारे में बताया गया, अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में। देखिए, राज्य तो अवध, और इसके संस्थापक कौन थे? सआदत खान। इनको 6000 जात का मनसब प्राप्त था, यानी ये मुगलों के अधीन थे। मुगल इनको मनसबदारी प्रदान करते थे, जात प्रदान करते थे, है ना। तो सआदत खान जो थे अवध के संस्थापक, इनको 6000 जात प्राप्त थी। और फिर बंगाल है, और बंगाल के जो संस्थापक थे वो मुर्शिद कुली खान थे, उनको 7000 की मनसब प्राप्त थी। और फिर तीसरा राज्य था हैदराबाद, इसके संस्थापक थे आसफ जहां, और इनको 7000 की मनसब प्राप्त थी। हैदराबाद देखिए, संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जहां थे 1724 से 1748 तक। फारुखशियर ने सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी, बाद में इनको दक्कन की भी जिम्मेदारी दे दी गई। किनको? आसफ जहां को। मुगल दरबार की प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। कुशल सैनिक व प्रशासकों को दक्षिण भारत ले गया। अच्छा, इसने सबसे बड़ी समझदारी का काम ये किया था हैदराबाद को काफ़ी प्रभावशाली बनाने के लिए। इसने जो क्या किया कि जो कुशल सैनिक थे, मुगल जो कुशल सैनिक थे वो, और जो प्रशासक थे उनको अपने दक्षिण भारत में ले गया, अपने राज्य में, और वहाँ उनको काफ़ी स्वतंत्रताएं प्रदान की ताकि वो उस राज्य को अच्छे तरीके से संभाल सकें। वह दिल्ली से न कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में हस्तक्षेप करती थी। यानी दिल्ली से इसने कोई भी निर्देश नहीं लिया और दिल्ली भी इसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि दिल्ली खुद ही कमजोर हो गई थी। दूसरा राज्य है अवध। बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया। दीवानी, फौजदारी, वित्तीय और सैनिक मामलों का पूर्ण नियंत्रण इन्होंने अपने अधीन कर लिया। वही हैदराबाद वाली बात, ठीक है। इन्होंने वही दिल्ली का प्रभाव कम रहा, न तो निर्णय लेते थे और न उनके निर्देश प्राप्त करते थे, और न दिल्ली इनमें इंटरफेयर करती थी। अनेक राजपूत जमींदारों, रोहल खंडों के अफगानों की उपजाऊ भूमि को अपने राज्यों में मिला लिया। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को दिया जाता था। इजारेदार निश्चित रकम राज्य को देता था, स्थानीय साहूकार इसकी गारंटी देता था। ये वहाँ के जो राजस्व प्राप्त करने की शैली थी, इजारेदारी प्रथा। यानी जो अधिक बोली लगाएगा उस क्षेत्र में राजस्व देने की वहाँ के जो नवाब थे उनको, और जो अधिक बोली लगाता था उसको वहाँ का
राजस्व ग्रहण करने का अधिकार दे दिया जाता था। अब है बंगाल राज्य। बंगाल राज्य, मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, मुर्शिद कुली खान जो थे बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यानी बंगाल का जो सूबेदार था, जो मुगलों के अधीन था, यानी मुगल सूबेदार बनाते थे बंगाल का, उसके भी अधीन थे, यानी उसके प्रतिनियुक्ति थे, उनके स्थान पर नियुक्त किए गए थे। एक प्रकार से उनसे नीचे पद था। जैसे हमारे यहाँ जो राजस्व प्रणाली, जैसे आपने तहसीलदार देखा होगा, एक तहसील में तहसीलदार होता है। कई बार क्या होता है कि तहसील थोड़ी बड़ी होती है, तो उस प्रशासन संभालने के लिए इसके जो सहयोगी, यानी इसके अधीन एक नायब तहसीलदार बना देते हैं, है ना। उसी प्रकार से ये इनका सूबेदार का नायब था, यानी इनके अधीन था। इसने जल्द सूबेदारी पद से जुड़ी सत्ता अपने हाथ में ले ली और राजस्व का पुनर्निर्धारण किया। राजस्व कठोरता से वसूला जाता था, यानी जो व्यक्ति राजस्व नहीं देता था उनको सजाएं वगैरह भी देते थे। राजपूतों की वतन जागीरी। राजपूतों की वतन जागीरी, देखिए जब हम मुगल काल का अध्ययन करते हैं तो राजपूतों का जिक्र जरूर आता है। आमेर व जोधपुर के राजघरानों ने मुगलों की सेवाएं की। अजीत सिंह जोधपुर के जो थे शासक, और इनको गुजरात, और राजा सवाई जयसिंह यानी जो आमेर के जो शासक थे, इनको मालवा की सूबेदारी दी गई मुगलों के द्वारा, यानी इस क्षेत्र में यहाँ के सूबेदार नियुक्त किए गए। जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतन के आसपास के शाही रियासतों को कब्जाने की कोशिश की। जोधपुर ने नागौर को और जयपुर ने बूंदी के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। 1722 में उसे आगरा की सूबेदारी दे दी गई। देखिए सवाई जयसिंह को आगरा की सूबेदारी दी गई। बहुत ही अच्छा राजस्व प्राप्त करने वाला ये राज्य था आगरा। इसके अलावा मालवा में भी काफ़ी अच्छी राजस्व प्राप्त होती थी। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के आगमन से इनका विस्तार आगे होने से रुक गया। यानी जो राजपूत जो प्रभावशाली थे अपने क्षेत्र को ये बढ़ा रहे थे, इस पर रोक किसने लगाई? मराठों ने लगाई। जैसे आपने देखा होगा कि अकबर के समय जो राजा मान सिंह था, उसको भारत के कई राज्यों की सूबेदारी दी गई थी। और जो जय आमेर जो राजपूत वंश था, आमेर का जो क्षेत्र था, इसको प्रभावशाली बनाने में राजा मान सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा था। क्योंकि वो सूबेदारी जब उनको मिलती थी, वो राजा अकबर के लिए युद्ध लड़ते थे और इस क्षेत्र से जो धन दौलत लूट कर लाते थे, कुछ हिस्सा अपने पास भी रखते थे। वो कुछ काफ़ी कुछ राजा अकबर को भी दिया जाता था, है ना। तो उससे क्या हुआ कि आमेर काफ़ी प्रभावशाली राज्य बन गया था। राणा प्रताप 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे और मुगलों के दूतों को समझौते हेतु इन्होंने मना कर दिया था। यानी जब महाराणा प्रताप जब युद्ध राजगद्दी पर बैठे, तो अकबर ने क्या किया कि महाराणा प्रताप सिंह को अपने अधीन बनाने के लिए और अपने यहाँ से दूत भेजे थे कि भाई युद्ध से बढ़िया है कि हम पहले उनको समझौते के द्वारा ही अपने अधीन कर लें, कि अकबर इतना भारत के इतने बड़े क्षेत्र का प्रभावशाली शासक है, आप एक छोटे से राजा हो, तो वो सोचे कि इस प्रकार से वो अपने अधीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देखिए अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 दूत भेजे थे, है ना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है इन 4 दूतों के नाम। अक्सर पूछ लिया जाता है कि पहले नंबर पे कौन भेजे गए थे, दूसरे दूत कौन से थे, या चौथे कौन से दूत थे। इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्रम से। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जमा भरा, ये एक छोटा सा फार्मूला है उन दूतों के। ठीक है। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और रासे राजा टोडरमल। सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर
उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं यानी जंतर मंत्र की स्थापना की थी। देखिए सवाई जयसिंह, इनको खगोल शास्त्र में काफ़ी रुचि भी थी और इनको बहुत अच्छा ज्ञान भी था। तो इन्होंने भारत के 5 स्थानों पर, कौन कौन से स्थान थे? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये 5 आपको नाम याद रखने हैं। इन स्थानों पर खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना की थी, जिनको जंतर मंतर कहा जाता था। एग्जाम में ये एग्जाम पूछा गया भी है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन 5 शहरों में सवाई जयसिंह ने वेधशालाओं की स्थापित की? इनमें ये दे देंगे, 4 नाम देंगे, केवल एक नाम ऑप्शन में इधर उधर कर सकते हैं, और नाम भी ऐसा देंगे कि आप खुद गच्चा खा सकते हैं। जैसे इस प्रकार के नाम देंगे, पुराने शहरों के नाम आपको लगेगा हाँ यार यहाँ हो सका है। जैसे मथुरा की जगह आगरा दे दें, है ना, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर उज्जैन की जगह द्वारिका दे दें, है ना, तो आपको लगेगा कि यार ये भी पुराने शहर है, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप इन 5 शहरों के नाम याद रखना। दिल्ली, जयपुर यानी राष्ट्रीय राजधानी और राजस्थान की राजधानी, ठीक है। और एक उत्तर प्रदेश में है मथुरा, और एक मध्य प्रदेश में है उज्जैन, और उत्तर प्रदेश में वाराणसी भी, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई और फार्मूला भी बना सकते हैं जो भी आपको रुचिपूर्ण लगे। अब है आज़ादी हासिल करना, यानी इसमें जो प्रमुख अन्य जो सरदार जो उन्होंने अपना राजनीतिक जो शक्ति प्राप्त की थी उनके बारे में है। सिख 17वीं शताब्दी में सिख राजनीतिक समुदाय में गठित हो गए थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। खालसा ये पंथ था सिखों का ही, है ना। देखिए सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, और इनका उद्देश्य राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं था, केवल धार्मिक दृष्टिकोण से था। लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध किया। मुगलों व राजपूतों के विरुद्ध इन्होंने काफ़ी संघर्ष किए। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद 1708 में बंदा बहादुर ने सत्ता संभाली, और गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह के नाम से इन्होंने सिक्के चलाए। देखिए सिक्के चलाने का मतलब है कि अपने आप को सार्वभौमिक सत्ता घोषित कर देना, अर्थात बंदा बहादुर ने अपने आप को एक सार्वभौमिक सत्ता घोषित कर दिया था अपने राज्य को, सिक्के चला करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हाँ हम भी अपने आप क्षेत्र में एक प्रभाव रखते हैं। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया, और 1716 में इनको मार डाला गया। सिख जत्थों व मिसलों में बंटे हुए थे, यानी ये जत्थे और मिसल, है ना, इस प्रकार से इनके एक अलग अलग संगठन हुए। और जब ये जो संगठन है, ये दोनों संगठन जत्थे और मिसल, है ना, ये दोनों संगठन मिल करके इन्होंने जो सेना बनाई उसको बोलते हैं दल खालसा। यानी जत्थे और मिसल जो अलग अलग संगठन थे, इन्होंने एक साथ होकर के जो सेना बनाई उसको बोलते हैं दल खालसा, ठीक है। सिखों के सामूहिक निर्णय जो थे गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहलाते थे। यानी सिख लोग क्या करते थे, दीपावली, बैसाखी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर क्या होते थे कि अमृतसर में इकट्ठा होते थे, और वहाँ गुरुद्वारे में सभी मिलकर के एक सामूहिक कुछ भी राज्य के हित के लिए जो निर्णय लेते थे उसको बोलते थे गुरुमत्ता, ठीक है। गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव। राखी व्यवस्था के तहत इन्होंने 20% कर लिया। कितने प्रतिशत कर लिया? 20%। राखी व्यवस्था, राखी रक्षाबंधन वाला राखी नहीं, ये एक प्रकार से एक व्यवस्था थी जिसका नाम दिया था उन्होंने राखी। और ये क्या करते थे, 20% कर लेते थे, यानी किसानों को संरक्षण प्रदान करते थे कि हाँ हम आपकी अन्य दुश्मन राजाओं से आपकी रक्षा करेंगे, आपको लूटने से बचाएंगे, उसके लिए लेकिन आपको कर देना पड़ेगा, और वो कर था राखी कर। अहमद शाह अब्दाली का सफल प्रतिरोध इन्होंने किया, और खालसा ने 1765 में सिक्के गाड़कर सार्वभौम सत्ता की शासन की घोषणा कर दी, 1765 में, ठीक है। यानी जो बंदा बहादुर ने सिक्के चलाए थे ना,
उन्हीं सिक्कों की तर्ज पर ही जो उस समय के सिक्कों पर लिखे गए थे वही शब्द इस पर भी उकेरे गए, इन सिक्कों पर भी। सिखों का शासन सिंधु से यमुना से, यानी सिंधु नदी से, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में बहती है, सिंधु नदी से लेकर यमुना तक फैल गया। यमुना नदी यानी दिल्ली तक, इधर सिंधु से, रावी सतलज व्यास चेनाब वाला क्षेत्र से लेकर, जो ये तो सिंधु की सहायक नदियां रावी सतलज व्यास है ना, और ये जो यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है ना, यहाँ तक सिखों का शासन स्थापित हो गया था। सिखों में एकता महाराजा रणजीत सिंह ने स्थापित की, क्योंकि सिख क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे, और उनमें एकता स्थापित की थी महाराजा रणजीत सिंह ने। और 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। मराठा शिवाजी 1630 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धाओं, जिनको देशमुख कहते थे, शक्तिशाली योद्धा देशमुख है ना, और गतिशील यानी घूमते फिरते रहने वाले किसान और पशु चराने वाले कुनबी की सहायता से मुगलों को टक्कर दी। देखिए इसमें किताब में शुरुआत में एक जगह 1627 से 1630 तक का शासन लिखा हुआ है शिवाजी का, है ना, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो। हालांकि उसके अगले पेज पे भी ये 1630 लिखा गया है ना, यानी शिवाजी का जो जन्म है 1630 में हुआ था, इसको याद रखना है ना, 1627 नहीं। हो जाती है कई बार मिस्टेक। शिवाजी के पेशवा, ये चित्पावन ब्राह्मण होते थे, जो पेशवा शिवाजी के जो रहते थे, ये चित्पावन ब्राह्मण वर्ग से संबंधित थे। ये बहुत प्रभावशाली हो गए शिवाजी की मृत्यु के बाद, और इन लोगों ने अपने जो मराठाओं की राजधानी वो पुणे को बनाया। ठीक है, और शिवाजी के जो पिता थे वो शाहजी थे, और माता जीजाबाई थी, और इनके अभिभावक थे दादा कोंडदेव। ठीक है, शिवाजी ने मवाला के किले पर अधिकार कर लिया, और जो इन्होंने अधिकार किया वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से किया। ये इनकी एक प्रभावशाली तकनीक थी युद्ध करने की। ये क्या करते थे, रात के अंधेरे में या अचानक से एक साथ हमला कर देते थे, और तुरंत मार काट करके या लूट पाट करके तुरंत वापस से पहाड़ी या जंगल के क्षेत्रों में चले जाते थे, जिससे इन दुश्मन को आसानी से पकड़ नहीं पाता था, और दुश्मन की सेना का ज्यादा नुकसान होता था। 1720 के दशक में मालवा व गुजरात पर अधिकार कर लिया मराठों ने, और 1730 में दक्कन के अपने आप को दक्कन का अधिपति घोषित कर दिया, अर्थात ये उसके क्षेत्र के अधिपति हो गए। चौथ व सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी इनको मिल गया दक्कन में। देखिए चौथ और सरदेश मुखी क्या होता था, ये एक प्रकार के कर हैं, ये एक प्रकार के कर है। चौथ क्या होता था कि ये भू राजस्व का 25% लिया जाता था, भू राजस्व का 25% लिया जाता था। यानी जिस क्षेत्र में जमींदार वो जो टैक्स, अपने क्षेत्र में जमींदार वो जो राजस्व इकट्ठा कर रहा है, कुल राजस्व का 25% ये लोग वसूल करते थे। और सरदेशमुखी क्या होता था कि जो जमींदार कुल इकट्ठा कर रहा था उसका 10%। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और 1761 में पानीपत की इनकी लड़ाई हुई। पानीपत में मराठों को काफी नुकसान हुआ, सदाशिव राव भाऊ की भी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। अगली सत्ता है जाट। चूड़ामन एक जाट नेता रहे हैं। चूड़ामन ने दिल्ली के पश्चिम में सत्ता स्थापित की, यानी जो भरतपुर मथुरा आगरा के क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र था, है ना, ये, और कुछ हरियाणा वाला क्षेत्र जो भरतपुर के साथ टच है वो इलाका। ठीक है, चूड़ामन ने दिल्ली के पश्चिम में सत्ता स्थापित की, जाट वंश की स्थापना की थी, है ना। सूरजमल ने भरतपुर को शक्तिशाली बनाया। भरतपुर के शक्तिशाली शासकों में सूरजमल का नाम आता है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण होने पर कई शासकों ने यहाँ शरण ली थी भरतपुर में। जब दिल्ली पर आक्रमण कर दिया नादिर शाह ने, तो वो वहाँ के जो प्रमुख शासक वर्ग के जो व्यक्ति थे, जो अमीर सेठ वगैरह थे, उन वो लोग क्या किए कि यहाँ सूरजमल के पास आए, और इन्होंने इससे शरण मांगी थी, यहाँ इनको शरण भी दी गई। भरतपुर में डीग के महल बनवाए गए, और इन जो डीग के महल है वो उनमें आमेर और आगरा की जो स्थापत्य शैली है उसका इनमें समन्वय किया गया डीग के में।
महलों में। डीग के काफ़ी सुंदर और अच्छे महल हैं। सूरजमल ने भरतपुर का लोहागढ़ किला बनवाया। बहुत ही प्रभावशाली किला है। इसको आसानी से जीता नहीं गया है इस किले को, है ना। इसको मराठों को जीतने की कोशिश की, नहीं जीत पाए। अंग्रेजों ने भी कोशिश की, नहीं जीत पाए। ठीक है मित्रों, आज का वीडियो इतना ही। लेकिन हम वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछते हैं। हमने पिछले वीडियो में पूछा था कि भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां हैं वो किसकी बनती हैं, है ना। भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां हैं वो किसकी बनती हैं, है ना। उसका राइट आंसर है लकड़ी की मूर्तियां बनती हैं भगवान जगन्नाथ की। ठीक है। और आज का प्रश्न ये है कि राजा सवाई जयसिंह ने जो 5 वेधशालाएं बनवाई थी, खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी, वो 5 वेधशालाएं कौन कौन से शहरों में स्थापित की गई थी। उन शहरों के नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताने हैं। धन्यवाद।